करवाएं। मलिक अजहर साहब, जी मलिक अजहर साहब मुल्तान से, मुल्तानो आमों के शहर से हैं आप। जी मलिक अजहर साहब आपका बेटा, जी बेटा आप तारफ करवाएं। जी अजहर भी आप तारफ करवाएं। टीपू भाई आप तारफ करवाएं। जी टीपू भाई अपना तारफ करवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम टीपू है, वैसे रियल नेम जो है मेरा मुसफ़ फारूक है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मतलब कह सकते हैं बॉर्डर पे रहता हूँ एक तरह के। जबरदस्त जबरदस्त। मैं 9th क्लास में हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। और टीपू भाई आप मुझे आपकी मामा ने बताया आपने बिजनेस स्कूल शुरू की है। बिजनेस स्कूल आपने पढ़ना शुरू किया, कौन सी बुक पढ़ना शुरू किया मामा के साथ मिलके? जी मैंने एक बुक शुरू की हुई है, कैम्ब्रिज की है, बिजनेस स्टडीज, जो ये वाली। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत हमारे सिलेबस में थी तो इस वजह से मैंने इसे पढ़ना शुरू। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बस मैं एक बात करूंगा और उसके बाद मैं फिर ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो इसका हमारा मकसद डिग्री हासिल करना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये होना चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, और एक और मकसद ये है कि हम इल्म हासिल करने का तरीका कॉपी करें। तो ये जो स्कूल कॉलेज टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, इसका मेन मकसद ये है कि आप उनसे सीखें कि इल्म को कैसे हासिल किया जाता है। और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो अपना जिस भी शोबे में आप जाएं, उस शोबे का आप इल्म हासिल करना शुरू करें। क्योंकि आपने टीचरों से, अपने स्कूल में कॉलेज में कई टीचर से इल्म हासिल करने का, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का स्टाइल सीख लिया होता है। तो उस स्टाइल को फिर आप अप्लाई करके आप जो भी काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो उस प्रोफेशन की आपने बुक्स पढ़नी है। तो ये है स्टाइल यूरोप का, ये यूरोप का स्टाइल है। और ये स्टाइल है ब्रांडिंग का, कि इस वजह से यूरोप ने, मगरिब ने बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है वो बना लिए। तो पाकिस्तान जो है वो ब्रांडिंग में बहुत पीछे है। हमारे ब्रांड इंटरनेशनली ना होने के बराबर है। तो हमारी एजुकेशन का ये मकसद है कि आप लोग आने वाले वक्त में बड़े बड़े ब्रांड बनाएं और बड़े बड़े बिजनेसेस आप अपने जो है वो खोलें। हमारे वतन को, हमारे मुल्क को इस वक्त ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो दूसरे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जॉब हासिल करने के लिए लाइन में नहीं लगना। आपने लोगों के लिए, अपने क्लास फेलोज के लिए, अपने सीनियर्स के लिए आपने जॉब्स क्रिएट करनी है। ठीक है? तो हमारा जो है ये इतवार को इकट्ठे होने का जो मकसद है वो यही है। और इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको आपका माइंडसेट बनाएंगे, हम आपकी सोच बदलना चाहेंगे। हम जो सोच हमें पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से मिल रही है, बहुत अच्छी हमें सोचें मिल रही हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा फिल्टर करना है कि कौन सी सोच अच्छी है, कौन सी सोच अच्छी नहीं है। ठीक है? तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं राना अब्दुल्ला को हैंड ओवर करूंगा आज का सेशन। जी हाँ, राना अब्दुल्ला जो है अपने फोन से प्रेजेंट करेंगे। राना अब्दुल्ला जो है, ये अमेरिकन बुक है बिजनेस स्कूल। तो ये बुक सब बच्चों को पढ़नी चाहिए और बच्चों के पेरेंट्स को भी पढ़नी चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है? किसी और दोस्त का? अब्दुल्ला भाई का कहना है कि कोई और प्रेजेंट करना चाहे, पहले हम उन्हें मौका देंगे। तो हमारी वैसे टॉपिक रेडी है, कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है? जी सैफुर रहमान तलावत करेगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तलावत सैफुर रहमान भाई तर्जुमे के साथ करेंगे? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, अब पहली और आखिरी दफा कर लें तिलावत बगैर तर्जुमे के, उसके बाद ना तर्जुमे के साथ तिलावत करें। ठीक है? तो हमारी सारी क्लासेस में ना तिलावत तर्जुमे के साथ होती है, ताकि हमें पता चले कि इस तिलावत में अल्लाह का पैगाम क्या है, इन कुरानी आयत में अल्लाह का पैगाम क्या है। जी बिस्मिल्लाह करें, सैफुर रहमान भी तिलावत करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सैफुर रहमान भाई, माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। तो सैफुर रहमान भाई, नेक्स्ट टाइम आप ये कर लें कि आप तिलावत कर लिया करें, हदाया तर्जुमा कर लें, ठीक है? अभी कर रहा हूँ मैं तर्जुमा। अच्छा चलिए, माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें लोग दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, बस अपने रब की तारीफ के साथ पाकी बयान करें और इससे बख्शिश तलब करें, बेशक वो बड़ा कबूल करने वाला है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने तर्जुमा का फौरन बंदोबस्त कर लिया, वेरी गुड जी। तो अब मैं प्रोग्राम हैंड ओवर करूंगा हाफिज राना अब्दुल्ला तारिक को कि वो आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हाफिज राना अब्दुल्ला तारिक साहब ने माशाल्लाह चीफ कमिश्नर अवार्ड अभी विन किया है। इनका स्काउटिंग में गोल्ड कैंप हुआ था, गोल्ड मेडल कैंप हुआ था, उसमें अवार्ड विन किया था और इंशाल्लाह ताला G14 में अपना स्काउट का एक पूरा यूनिट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, राना अब्दुल्ला तारिक और राना अब्दुल हसीब, ये दोनों मिलकर इंशाल्लाह स्काउटिंग का एक यूनिट बनाना चाह रहे हैं और मैं आप बच्चों को भी कहूँगा कि आप भी स्काउटिंग को शुरू करें, ये बहुत अच्छा इदारा है तरबियत करने का। तो मैं अब हाफिज राना अब्दुल्ला तारिक को हैंड ओवर करूँगा कि वो आज के सेशन का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास साथ जो हैं टीपू भाई हैं, गुजरावाला सामिर अंकल हैं, उबैद हैं, सफदर भाई, यूसुफ सुल्तान फैसलाबाद हैं और अब्दुल रहमान राशिद गुजरावाला से। तो सबसे पहले कोई हैंड रेस कर दे या खुद ही माइक ऑन करके बता दे कि कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है कुछ। इसमें मैं करना चाह रहा हूँ। ओ सॉरी भाई, मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। आज जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, इसका जो टॉपिक है, उसके अंदर मैं आपको दो डिफरेंट रेंजेस यानी हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज के अंदर जो डिफरेंसेस है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, वो बताऊंगा। अच्छा, जो कराकोरम रेंज है ना, वो बेसिकली उस साइड पे है, नारान, कागान, गिलगित, ये साइड जो है हमारे कराकोरम रेंज में आती है और कश्मीर वाली साइड हमारी सारी हिमालयन रेंज में आती है। इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन रेंज है ये अबाउट 70 to 80% मट्टी से मिलके बनी होती है और 30 से 20% ये रॉक से मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से छोटी सी भी मतलब शिगाफ की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और आए दिन यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम कराकोरम रेंज को देखें, टीपू भाई एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूँ, सॉरी। आप काइंडली अपना ना वो कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करके प्रेजेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, मैं ऑन। तो इन दो रेंजेस के दरम्यान में ये फर्क। और जो कराकोरम रेंज है उसके अंदर का ये कि वो जो है मोस्टली रॉक से मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से हम इसको कराकोरम का दूसरा नाम ब्लैक ग्रेवल भी कहते हैं। इस वजह से ना इधर लैंड स्लाइडिंग कम होती है। और जैसे हमें पता है कि अगर हम इनकी हाइट का डिफरेंस करें तो कराकोरम रेंज जो है वो हिमालयन रेंज से काफी हाई है, क्योंकि कराकोरम रेंज के अंदर हमारे पास सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे पास आ जाते हैं, केटू आ जाता है सेकंड हाईएस्ट पीक। और वाइल दूसरी साइड पे हिमालयन रेंज की साइड पे धौलीपीर आ जाती हैं और भी एक दो ऊंचे पहाड़ जो होते हैं वो आ जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी रेंजेस हैं,
बल्कि हैं ही 3 हैं, और उसके अंदर 2 तो मैंने आपको बता दिए, और तीसरा हिंदू कश। हिंदू कश जो है वो मोस्टली इस साइड पे आता है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे आता है, जबकि जो है मैंने आपको इसकी बाकी दोनों की मैंने आपको पोजीशन बता दी है। हिंदू कश माउंटेन्स भी बैरन लैंड्स हैं, ये कराकोरम की तरह है। अच्छा, इनके अंदर वेजिटेशन का डिफरेंस किया जाए तो कराकोरम जो है वो लेस वेजिटेटेड है हिमालयन की जो रेंज है उससे। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि कराकोरम की जो रेंज है वो मोस्टली पत्थर से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दरख्त उगना नियरली इम्पॉसिबल होता है। वाइल यहाँ पे दूसरी साइड पे हिमालयन की साइड पे देखा जाए तो वहां पे मैंने आपको बताया सॉइल ज्यादा होता है, तो वहां पे ट्रीज भी ज्यादा है। तो थैंक यू। मैं ये बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, बहुत जबरदस्त। तो, ये हमारे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी। मैंने भी पढ़ा था, 5-6 में पढ़ा था, तो रिपीट हो गया, मेरे जहन में बैठ गया। तो बहुत बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी गुड टिपो। अच्छा, और कोई अपना माइक ऑन करके हैंड रेस करके बता दें। अरूज फातिमा करना चाह रही है। जी जी, आज क्या करेंगे उर्दू? अब्दुल्ला जी अब्दुल्ला भाई, जी, अब किसी और ने करनी है या अरूज फातिमा को मैं कहूँ वो करे? नहीं, आप में से कोई भी कर सकता है शुरू। छोटी से करना चाहें छोटी से कर लें, बड़े से करना चाहें बड़े से कर लें। अच्छा अच्छा, वो अभी जो है ना मैं उसकी पीपीटी ऑन करता हूँ, ठीक है। ठीक और ठीक है हाफिज साहब के, अब ठीक है ना, हैंड ओवर है ना, उनके सारे बच्चे कर लें। ठीक है। नहीं, वो एक ही बच्चा करेगा, बाकी मस्ती कर रहे हैं अभी, वो ना नहीं कर रहे। चलो और उन्होंने तैयार नहीं की, तो अरूज ठीक है, फातिमा ने तैयार पहले किया। वाली तरतीब ही है ना, सारे करते जाएं। तो ये अरूज फातिमा ने सर सिर्फ करनी है ना, ठीक है तो शुरू ठीक है। कर। अरूज फातिमा का टॉपिक है जी, माई टॉपिक इज कोर्डिसेप। Assalamualaikum. My topic is cordyceps. It contains high quality cordyceps mycelia obtained by using advanced production technology and modern high-tech biological isolation technique. It contains all natural substances. Cordyceps cordyceps आला क्वालिटीज की cordyceps mycelia एक फंजाई की किस्म जदीद प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल तरीकाकार के जरिए हासिल की गई प्रोडक्ट है, जो मुकम्मल तौर पर नबाताती है। Health benefit. As an herbal supplement, it
provide following health खसूसियात। ये जो है benefit in ये नंबर 1 ये बीमारियों और कैंसर के खिलाफ को कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। दूसरा है जिस्मानी enhances physical strength, sleep quality, sexual function and reduce fatigue। दूसरा है जिस्मानी ताकत बढ़ाती है। नींद की कमी मर्दाना कमजोरी और जिस्मानी थकन दूर करती है। तीसरा है प्रिवेंट फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की बीमारियों के इलाज में महावन साबित होती है। चौथा है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिफरेंट एनवायरमेंटल रिटार्डेशन और इर्द गिर्द मौजूद सेहत शाहों के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करती है। पांचवा है डिले द एजिंग प्रोसेस, बुढ़ापे के अमल को सुस्त करती है। छठवां है रिड्यूस द रिस्क एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, दिल की बीमारियों से महफूज रखती है। सातवां है एक्ट एज नेचुरल एंटीबायोटिक, एक कुदरती एंटीबायोटिक का काम करती है। आठवां है इम्प्रूव आठवां है इम्प्रूव लिवर फंक्शन, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाती है। थैंक यू। जबरदस्त, माशाल्लाह अबुल फातिमा जी, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह, गुड प्रेजेंटेशन। जी आगे सर आप को मैं स्क्रीन हैंड ओवर करता हूँ। वो दूसरे बच्चों ने आज तैयारी नहीं की सर, नेक्स्ट तो कोई बात तैयारी करें। ठीक, कोई बात। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है उबैद, आइटम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हादी भाई जी मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो आपकी तरफ से कितने लोग प्रेजेंट हैं? आपकी तरफ से कितने लोग प्रेजेंट कर रहे हैं? जी मैं हिदाया और उबैद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन शुरू कर रहे हैं? अपना इंट्रोडक्शन देके शॉर्ट सा। तो मैं करूँगा। मेरा नाम हादी है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा कि एजुकेशन क्या होती है। What is education? Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training or research. Education is preparing a person to face everyday life. Education today. Today education system in Pakistan is challenging but needs some changes. The education system in Pakistan puts more emphasis on the theoretical
theoretical knowledge than the practical. The quality of education must be improved rather than the quantity. What we have to do. If the government takes action at least against some of the challenges mentioned above, then the future of student can be improved to a better successful person. As everyone know, Pakistan has major population as youth. If there is a revolution in present educational system, then every student of today may become a successful person in life. If this becomes, then no one can stop the future of Pakistan as a developed country from developing country for past many years. Thank you. वेरी गुड जी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह शानदार। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बैतुल्लाह। आज जो एक नया टॉपिक था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगला कौन है प्रेजेंटर? जी मैं हूँ उबैद। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देके आप प्रेजेंटेशन बताएं, क्या करेंगे और मेरा नाम उबैद है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। और जो मेरी आज टॉपिक है स्पीच का, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnets are magnets that work through a combination of electricity and magnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के बनता है। उसकी जो फोर्स होती है, जो कंबाइंड फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। वो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए अपने आप में से पास करवाने में। The force is known as electromagnetism. Electromagnetism involves an electric current passing through something with magnetic properties. When the current is turned on, the magnet works. When the current is turned off, the magnet stops working. इसमें वो कह रहा है कि जब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऑन होती है तभी मैग्नेट के जरिए हम वर्क ले सकते हैं, वरना जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो मैग्नेट से कोई वर्क काम नहीं ले सकते। while magnets always have magnetic force and magnetic field, by passing electricity through them, their force becomes stronger and their field become larger. वैसे तो जो आम मैग्नेट होते हैं उसमें हर वक्त मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी को उनके अंदर से पास करवाने में, जिसके जरिए उनकी फोर्स और फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर और लार्जर हो जाती है। और इसकी जो मेन एग्जांपल है वो है, एक बैटरी को आप लें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड से एक वायर को एक कील के साथ बांध दें और उस कील पे आयरन फिलिंग्स के साथ वो करें तो उसमें से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसका जो मेन बेनिफिट होता है यही होता है कि हम जब भी चाहे उससे पावर निकलवा सकते हैं। वो खुद अपने जरिए कभी भी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो तकरीबन जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं हमारे घरों में, जैसे हेयर ड्रायर, उस सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है। टीवी सेट्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, तो इनको चलाने के लिए। थैंक यू। एक्सीलेंट जी, बड़ी माशाल्लाह शानदार प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी माशाल्लाह। आपका बहुत आगे बताया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदाया है और मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ट्री प्लांटेशन। Tree plantation means planting more trees in a planned way. It is very necessary to the environment. Trees are our best friend. They give us oxygen. They also give us shelter, shade, food, fruit, etc. They help our environment in many ways. They prevent soil erosion. They make our land fertile. They save us from droughts, floods, cyclones, etc. If there are no trees, our country will turn in desert. Different kinds of natural disasters will come. People will suffer from the shortage of food, shade and oxygen. A country should have at least 25% forest land, but there are no sufficient forest land in our country. So necessary steps should be taken to have more trees. People should be conscious about planting more trees. The mass media like TV and radio can play a great role in the regard. To lead peaceful life, we have to plant more trees
we should not damage our greenery. Thank you. प्यारी माशाल्लाह खुदा ने बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन ली, जबरदस्त जबरदस्त। अब आगे हमारे पास कोई और है? मलिक अजहर साहब, आपकी तरफ से। No. और कोई प्रेजेंट करना चाहता है अपना जी, माइक? मलिक अजहर साहब मुल्तान वाले हैं शायद। अच्छा, राना आमिर साहब, राना आमिर साहब आपने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवा के आगे बढ़ते। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं किला दासिंग में रहता हूँ। आज का मेरा मौजू है पॉलिथीन के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं पॉलिथीन के बारे में बात करने वाला हूँ। पॉलिथीन प्लास्टिक के दाने से तैयार होता है, जो कि जिसे हम पॉलिथीन बैग भी कहते हैं। पॉलिथीन बैग को अमूमन हम बाजार से खरीद कर इसमें चीजें डालते हैं। फूड आइटम्स को भी महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जमीन के अंदर जाकर 10 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। खेत जिनमें हमारी फसलें तैयार होती हैं वो उस जमीन के मकाम बंद कर देता है, और आपने देखा होगा कि सीवरेज लाइन भी इसी की वजह से बंद होती हैं। आबी मखलूक को भी इसकी वजह से बहुत नुकसानात और मुश्किलात का सामना है। अगर हम पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो भी हमारी फिजाई आलूदगी में ही मुसलसल इजाफा होगा। पॉलिथीन बैग के और भी बहुत सारे नुकसानात हैं जो कि आपको मालूम है। असल मौजू की तरफ आते हुए हुकूमत ने पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन दुकानदार और खरीदार अभी तक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले नस्लों को महफूज बनाने के लिए हमें पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल को हौसला शिकनी करनी होगी। शुक्रिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट जी, बहुत शानदार गुड प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। पॉलिथीन बैग से अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। हमने इसका एक सोल्यूशन भी मेरे ध्यान में है, मैं आपसे शेयर कर दूं। आप ऐसा करें, आप शॉपर के बैग नहीं, पॉलीथीन के बैग नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप, और नुकसान में जाहिर सी बात ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है, तो आप कपड़े का थैले बनवा लें या टोकरियाँ मिलती हैं वो ले लें, तो उसको आप इस्तेमाल में लें। तो आगे हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो और कोई प्रेजेंट करना चाहे? जी जी, शफात रसूल आया जी। ये पहले आसिम भाई के एक भाई हैं अहमद, उनसे पूछ लेते हैं कि वो प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अहमद हूँ और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। आज हम सोलर एनर्जी एंड ये विंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि हम क्या सोलर एनर्जी क्या है। ये दोनों बिजली हासिल करने के कुदरती जरिए हैं। पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सोलर एनर्जी का ये फायदा है कि ये हमें कुदरती जरिए से बिजली बना के देता है।
यानी कुदरती जरिया आई मीन सूरज से बना के देती है अनंत ये इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम जो वापटा पे चलाते हैं बिजली उसकी भी बचत होती है, और जो हमारा बिल आता है उसमें भी कमी होती है, कमी पेशी होती है। सोलर एनर्जी का हुकूमत को भी फायदा होता है कि हम इस्तेमाल नहीं करते बिजली, और वो लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बिजली जो नहीं लगा सकते हैं सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे ये इसका इस्तेमाल। हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि तार का पहला पॉइंट हम सोलर सिस्टम को लगाएं और सेकंड पॉइंट हम बैटरी में लगाएं और बैटरी में स्टोर कर लें, यानी हम यूज भी करें और बैटरी में भी स्टोर कर लें, ताकि अगर हमें वो जरूरत पड़े लाइट की या बिजली की, लाइट चली गई हो तो वो फिर हम उसमें से बैटरी में से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी भी कुदरती जरिया है बिजली हासिल करने का। जैसे हम ये सोलर सिस्टम को सिर्फ सुबह 6 से शाम 4 या 4:30 बजे तक यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम विंड एनर्जी को यानी रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हवा चल रही होती है रात में भी, और सुबह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और इसको बनाया कैसे जाता है, एक रॉड लेते हैं लोहे का और उसके इर्द गिर्द तार लपेटकर विंड टरबाइन में लगाते हैं और सेकंड पॉइंट बैटरी में लगाते हैं। जब ये वर्क करने लगता है तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये हमारे लिए काम आती है। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर इसके इतने ज्यादा फवायद हैं वहां पे एक नुकसान भी है कि अगर हम आबादी के पास इसको लगाएं तो आबादी को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें इनको ग्राउंड्स में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज हवा आए तो इनको आग भी लग सकती है ज्यादा तेज हवा की वजह से, या ये टूट फूट का भी शिकार हो सकते हैं और आसपास आबादी को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड अहमद, क्या यूजफुल आपने इंफॉर्मेशन की, वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आगे हम बढ़ेंगे। शफात रसूल, आप में से कोई करेगा? कि शफात रसूल ने शफात रसूल चलें, वो मेरे ख्याल में माइक ऑन नहीं करना चाहते, तो कोई और है तो माइक ऑन करके बता दें। और कोई रह गया? शफात भाई, चलो आप कर लो, फिर आमना कर लो। चाचू ये अबू बकर करने का था। चलो करवाएं। जी अबू बकर भाई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अबू बकर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा शफात आप कर लें, वो अबू बकर की ना आवाज नहीं आ रही, कोई मसला सिग्नल का। ऑक्टोपस, अल्लाह ताला की इस जमीन
इन पर अजीबोगरीब जानवर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ खुश्की पर रहते हैं तो कुछ हवाओं में उड़ते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। इन अजीबोगरीब जानवर में अगर हम ऑक्टोपस को भी शामिल कर ले तो ये हरगज गलत नहीं होगा। ऑक्टोपस अपनी खुसूसियात पर एक अलग मकाम रखते हैं। आज हम आपको सबको ऑक्टोपस की अजीबोगरीब खुसूसियात पर नजरअंदाज डालेंगे। दुनिया भर में ऑक्टोपस की तकरीबन 200 इकसाम पाई जाती हैं और इन्हें समंदर के मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये अक्सर समंदर की गहराइयों में पाए जाते हैं। जहाँ ये अपना शिकार पकड़े रहते हैं। ऑक्टोपस का लफ्ज एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है 8 पाँव वाला। ऑक्टोपस देखे गए हैं बहुत से। सबसे साइंसदानों के मुताबिक ये गलत है नहीं है कि जिनको लोग 8 पाँव कहते हैं, ये दरअसल उनके पाँव नहीं बल्कि हाथ होते हैं और हर हाथ के सर कर मौजूद होते हैं, जिनसे ये किसी भी चीज को शिकार बनाने में या चूसने में सलाहियत रखते हैं। दुनिया में तकरीबन हर जानवर का खून सुर्ख होता है, लेकिन ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। लेकिन दुनिया में हर जानवर का एक दिल मौजूद होता है। इसके 3 दिल यानी 3 हार्ट मौजूद होते हैं। ये वाकई अल्लाह ताला की बनावट का शाहकार है। ऑक्टोपस का जिस्म हड्डियों के बगैर होता है, यानी इसके पूरे जिस्म में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, और जबकि इसके जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा इसकी कमर है यानी बैक, लेकिन वो भी किसी हड्डी पर मुश्तमल नहीं होती। ऑक्टोपस खतरनाक जानवर यानी समंदर के सबसे बड़ी शार्क मछलियां और खतरनाक जानवर को भी अपना शिकार बना लेता है। इसके मुंह से एक पिचकारी नुमा इंक निकलती है जिसे इंक बुलाते हैं। ये इंक किसी भी शिकारी जानवर से खतरा महसूस होने पर यह पिचकारी मारता है। यह इंक इतनी जहरीली और ताकतवर होती है कि यह जानवरों को वक्ती तौर पर अंधा कर देती है। यहाँ तक भी ये जाना गया है कि यह खतरनाक जानवर की सूंघने और चखने की सलाहियत को डैमेज कर देती है। ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अंडे यानी बच्चे देती है, अपने बच्चों को देख नहीं पाती। ऑक्टोपस अपनी जिंदगी में तकरीबन 500 अंडे देती है और अंडों में 5 माह तक बच्चे नहीं आते। ये सोचकर 5 माह तक बैठी रहती है कि कोई और जानवर मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। ये भूखी प्यासी अपने अंडों पर 5 माह तक बैठी रहती है। जब 5 माह पूरे होने में 3 से 4 दिन रहते हैं तो इसकी डेथ हो जाती है। 3 दिन के बाद बच्चे निकलते हुए इसी को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे वो अपना पेट भरते हैं। इसे दुनिया की दी ग्रेट ऑफ माँ भी कहा जाता है। शुक्रिया। बहुत प्यारा जी, जबरदस्त। बहुत अच्छी, बहुत यूजफुल पिक्चर देखी हमें तो पता ही था ऑक्टोपस के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, वेरी गुड जी। नेक्स्ट जी। और कोई? शफात। यस, मैं शुरू करूं फिर? हाँ जी, करें। स्क्रीन शेयर कर दूं।
शिफात रसूल, आपकी हमें आवाज नहीं आ आवाज रही। आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही अब आ रही ओके। शिफात भाई, हेलो शिफात भाई, आप के साथ जो बैठे हैं ना अबू बकर भाई, आप उनसे अलग हो जाएं। हाँ हाँ जी। जो अबू बकर भाई आपके साथ या कोई और बैठा हुआ है ना जो इस क्लास में ज्वाइन है, आप उनसे अलग हो जाएं। हाँ जी हाँ जी। जी अब आ रही अच्छा है अच्छा। सही आवाज। जी शुरू करें, इंट्रोडक्शन करना शॉर्ट सा और शुरू करें। शिफात भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिफात भाई, आपकी आवाज नहीं हमें सुनाई दे रही। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज। Greek philosopher play a role in the discovery of atom. Atomic theory, Democritus. Greek philosopher 4000 BC में इन्होंने name the smallest piece of matter atomos meaning. ये ग्रीक फिलोसफर ने कहा कि एटोमोस है, जो ग्रीक लैंग्वेज से एक लफ्ज निकला है एटोमोस, जिसका मीनिंग उन्होंने बताया नॉट बी कट, कि एटम ऐसी चीज है जिसे हम काट नहीं सकते हैं। नंबर 3, डेमोक्रेटियस atoms were small hard particles that were all made of the same material but were different shape and size. और उसने ये भी कहा कि ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे ज़रात होते हैं जो हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, और ये इनकी मुख्तलिफ शेप होती है और मुख्तलिफ ही इनकी साइज होते हैं। Number 4, atoms were infinite in the number, always moving and capable of joining together. और इसने ये भी कहा कि इन्फिनेट नंबर होते हैं जो मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और आपस में मिले होते हैं और ये हार्ड होते हैं। अब आता है रोल ऑफ द जॉन डाल्टन इन द एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में इसका किरदार क्या था? इसने कहा कि एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी एन एलिमेंट। इसकी फुल जो डेफिनेशन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम which take part in the chemical reaction is called atom. And number 2, all atom is made of the atoms. And number 3, made up of proton, neutron and electron. ये 3 बेसिक से बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी थ्योरी जाके फिर कामयाब होने लगी। जो ये बर्जीलियस का है, जैकोब बर्जीलियस was one of the founder of modern chemistry. He was the first person to measure accurate atomic weights for the elements, which helped to confirm Dalton's atomic theory. ये पहला इंसान है, पहला फाउंडर है जिसने मॉडर्न केमिस्ट्री डिस्कवर की और इसने एक अहम किरदार अदा किया। इसने
एक्यूरेट एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास इसने डिस्कवर किया और एक्यूरेट डिस्कवर किया। इसके अंदर इसने अपने जो ये एटॉमिक वेट डिस्कवर किया, इसके अंदर कोई कमी कुताही नहीं आई। और विच हेल्प टू कन्फर्म डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इसने हेल्प भी की कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी एक किस्म की करेक्ट है। एंड वाज द बेसिक मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ही डिस्कवर्ड 3 chemical elements, सीरियम, थ्योरियम एंड सेलेनियम। इसने 3 ये एलिमेंट भी डिस्कवर खुद किए थे। Devise the modern method by which 1 or 2 letter are used to symbolize the element। इसने जो अब अहम किरदार अदा किया हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आजकल हम यूज कर रहे हैं। पहले यूं होता था कि जो पीरियोडिक टेबल होता था उसे उसके नामों में लिखा गया होता था, तो बड़े बड़े नाम होते थे, तो वो फिर पूरे नाम याद करने पड़ते थे। इसने कहा कि उन्हें सिंपलाइज अपने जैसे कि हाइड्रोजन को H में उन्होंने सिंपलाइज किया हुआ है, ऑक्सीजन को O में सिंपलाइज किया हुआ है। इसी तरह उन्होंने सिर्फ कुछ वर्ड्स लिए और उन्हें लिख दिया और उन वर्ड्स को सिंपलाइज करके उन्हें पूरा एलिमेंट की तशबीह दी गई। He identified and named the phenomenon of catalysis and described how chemical bond can be electrolysis nowadays called atomic bonding। और इसने एक और अहम किरदार अदा किया केमिकल बॉन्डिंग में, और इसने इलेक्ट्रिशियन nowadays जो कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, ये आजकल में जो हम उसे आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ये पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाती थी। और आजकल इसने अपने क्या कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, अपने एक तजर्बे से इसने आयनिक बॉन्डिंग का नाम किरदार अदा किया है। अर्ली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास ये बर्ज़िलियस ने डिस्कवर करवा दिया था। अब बात आ गई थी कि एटॉमिक जो होता है उसका नंबर, एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया, तो इसमें इन साहब का किरदार अदा होता है। इन 1913 हेनरी मोंसले discovered that each element contained a unique number of proteins in the nuclei. Number 2, arrange element in order of atomic number. Number 3, resulted in a clear periodic pattern of properties. 1913 में हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किया कि each element contain a unique number of proton in the nuclei। एक खास किस्म का एक नंबर होता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन जो न्यूक्लाई में होता है, और ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड नंबर 2, अरेंज एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये अरेंज होता है एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये अपने एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज हुआ होता है। कौन? प्रोटॉन अरेंज हुआ होता है। resulted in a clear periodic pattern of properties। इसने resulted in a clear एक खास नंबरिंग में periodic pattern को रीअरेंज किया। और जब वो रीअरेंज इसलिए किया कि जब बर्ज़िलियस ने मास का नंबर दे दिया था तो उसके बाद एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ था, तो इसने फिर जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो पीरियोडिक टेबल दोबारा जो है ना वो रीअरेंज हुआ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर अब किसी ने करनी क्या? आमना
जी कोई और रहता है जी? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? अमाद मुस्तफा कुछ करना चाहते। ठीक है, शुरू कीजिए। आमना पहले कर ले, फिर अमाद कर लेगा। चलिए, वो सुल्तानी अंकल कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने करना है। ठीक है, आप पहले कर ले, फिर अमाद कर लेगा। ठीक ठीक है, मैं करती हूँ। जी वो स्क्रीन शेयर हो रही है जी। जी। अच्छा, यूनिटी सिस्टम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना यूसुफ है और मेरा आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। Introduction. It makes sure that you have right amount of water in your body. ये वो जो यूरिनरी सिस्टम है, ये इसका ख्याल रखता है कि आपकी बॉडी में पूरा अमाउंट, मतलब कि सही वाटर की क्वांटिटी है। It removes waste material from your body. ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। और it removes waste material in liquid form. ये वेस्ट मटेरियल को निकालता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में निकालता है। इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। इट रेगुलेट्स ब्लड पीएच 7.35। ये ब्लड को पीएच 7.35 पे रखता है। अब यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स। इट हैज 4 मेन पार्ट्स: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब किडनी, इट इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन इन बॉडी। ये बीन शेप यानी लोबिया की शेप का ऑर्गन होता है बॉडी में। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट एज यूरिन। ये जो वेस्ट मटेरियल है, वाटर या फिर वगैरह, जो हम ज़्यादा ही वाटर पी लेते हैं, वो वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको निकालने में ये भी किडनी बहुत मदद देता है। यूरेटर, these are small tubes made of smooth muscles. It takes urine from kidney to bladder. ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और ये दो होती हैं। ये स्मूथ मसल से बनी होती हैं और ये यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पास करती हैं। अब ब्लैडर, इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन। ये हॉलो ऑर्गन होता है। इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन फ्रॉम किडनी बिफोर एक्सक्रीटिंग इट आउट। ये यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक हम उसको निकाल नहीं लेते। अब यूरेथ्रा, दीज आर थिन ट्यूब प्रेजेंट एट लोअर एंड ऑफ ब्लैडर। ये छोटी छोटी और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो ब्लैडर के बिल्कुल लोअर एंड पे प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ यूज टू टेक आउट यूरिन। ये यूरिन को निकालने में मदद देती हैं। अब कंबाइंड वर्किंग। बॉडी हैज़ 2 किडनी। बॉडी के पास 2 किडनीज हैं। दे एक्ट एज फिल्टर्स एंड रिमूव टॉक्सिन। ये बिल्कुल फिल्टर की तरह काम करती हैं और टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालती हैं। ब्लड ट्रैवल इन बॉडी एंड पिक्स टॉक्सिन। जब ब्लड चलता है हमारी बॉडी में तो वो टॉक्सिन को पकड़ता है। इफ़ टॉक्सिन रिमेन इन बॉडी, ह्यूमन विल बिकम वेरी इल। अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रह जाएं तो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। Toxins and other waste materials change into urine and sent to ureters. जो बाकी टॉक्सिन और बाकी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो यूरिन में कन्वर्ट होते हैं और यूरेटर्स में सेंड हो जाते हैं। Body has 2 ureters which are tiny small tubes to take urine from kidney to bladder. Body के पास 2 यूरेटर्स हैं जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। वो यूरिन को पास करती हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिन इज स्टोर्ड इनटू ब्लैडर until you want to excrete it. यूरिन जो होता है वो ब्लैडर में स्टोर होता है और जब तक हम इसको निकाल नहीं लेते ये स्टोर ही रहता है। नेक्स्ट, अब आप ये इसकी ब्लू टू हार्ट वेना के बाद देख सकते हैं। और ये एरोटा भी, एरोटा वो जो हार्ट के ब्लड में जो टॉक्सिन है वो लेकर आता है और फिर लेफ्ट किडनी और राइट किडनी इसको फिल्टर कर देती है ब्लड को।
और फिर वो जो टॉक्सिन्स और अदर बॉडी पार्ट और अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो यूरेटर्स में जाके ब्लैडर से निकल जाते हैं और आगे जो साफ ब्लड होता है वो फिर वेना केवा से हार्ट तक चला जाता है. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. माशाल्लाह, वेरी प्रोफेशनल, जबरदस्त, बहुत अच्छी आइडियल, प्रेजेंटेशन माशाल्लाह. सब बच्चे इसको कॉपी करें, सब बच्चे ऐसी प्रेजेंटेशन बनाएं, ऐसी स्लाइड्स बनाएं. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत थी. रोज भी ऐसी बनाएगी सर इंशाल्लाह. आमना ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छी स्लाइड थी जी. शानदार शानदार. जज़ाकल्लाह जी सर, बहुत मेहरबानी. थैंक यू. अच्छा, अब टाइम हमारा जाता जा रहा है, तो अब हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं हसीब तारिक, जो कि 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस और 21st सेंचुरी की सीरीज में शुरू की गई है. आज उनका मैं हमें दूसरा टॉपिक है, आज आपको वो प्रेजेंट करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. पहले भी तो मैं जो है बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी जो है बुक वो स्टार्ट की है. हर सेशन में मैं एक या दो पेज पढ़ लेता हूँ. तो पहले हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर. तो पहले भी वो यही रॉबर्ट जो है यही जोर दे रहा था कि जॉब जो है ना कभी सिक्योर थी, ना है और ना कभी रहेगी. जॉब जो है कभी सिक्योर थी नहीं, हमेशा रिस्क पे थी. तो आगे स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग ये आई टोल्ड यू सो, मैंने आपसे कहा था. वो कहते हैं कि मैं गुज़िश्ता कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि अब एक महफूज और पक्की जॉब के नाम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं अब इस दुनिया में. नहीं, अब पक्की जॉब रही नहीं है. तो अब आपको दरअसल अब आपको अपना फ्यूचर महफूज करने के लिए करना क्या है, वो ये करना है कि आपको अपने फ्यूचर पे कंट्रोल हासिल करना है. यानी ये नहीं करना कि आपका फ्यूचर आपको कंट्रोल करे, बल्कि आपको अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है. तो वो कहता है कि मैंने ये बात जो है 2001 में एक किताब में लिखी थी, जिसका उन्वान ये था कि उन लोगों का बिजनेस स्कूल जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं. तो उसमें ये लिखता है कि मेरे ख्याल में अमेरिका और कई दीगर मगरबी जो नेशंस हैं, कौम हैं, मुल्क, उनकी जो माशी बदहाली का जो तूफान यानी फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं, वो उसकी जो वजह है वो तालीमी निज़ाम है, यानी स्कूल एजुकेशन है, जो कि तलबा को पुरअसर अंदाज में ना एक हकीकी माली तालीम प्रोग्राम देने में नाकाम हो रही है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन देने में नाकाम हो रही है. तो उसके बाद वो लिखता है कि मैंने जो है एक नाइटिंगेल इंटरव्यू में ये कहा था कि ना अगर आप अभी तक ये समझते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं, यानी ये जो रिटायरमेंट के बाद आपको म्यूचुअल फंड देती हैं, ये स्कीम्स क्या करती हैं? स्कीम्स करती हैं कि आपकी जो माहाना सैलरी होती है उसमें से थोड़ी सी परसेंटेज ले लेती हैं और आपकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो म्यूचुअल फंड्स के तौर पे आपको वो फिर देना शुरू हो जाती हैं. और बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो ये भी आपके कहने पे ये भी करती हैं कि वो ना आपके जो ये फंड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हैं. तो वो लिखता है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर अपनी ज़िंदगी को अपने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव यानी अप एंड डाउन पे भरोसा करना यानी दाव पे लगाना चाहते हैं, तो आप यानी इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिटायरमेंट को दाव पे लगा रहे हैं. तो आगे वो कहते हैं कि उस वक़्त हो गया कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाए और फिर धड़म से नीचे आए, यानी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए अपनी रिटायरमेंट के फंड जितने भी थे, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो अगर ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट जो है क्रैश पे आ गई और आपकी उस वक़्त जो उम्र है वो 85 यानी 85 साल हुई, तो आप क्या करेंगे? यानी आप तो फिर बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे. तो कोई चीज़ आपके काबू में नहीं है, यानी आपके कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है. तो उसके बाद वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्कीम्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड देती हैं यानी इन्वेस्ट करती हैं ये बुरी हैं, बल्कि
मैं ये कह रहा हूँ कि ये महफूज नहीं है या फिर ये अच्छा हल नहीं है, यानी ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा, उसके बाद कहता है कि दुनिया की तारीख में ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में ना लोगों ने अपने जो रिटायरमेंट के म्यूचुअल फंड से ना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, यानी ये 2009 की बात कर रहा होगा। तो ये वो कहता है कि ये एक ना हमाकत है, यानी ये पागलपन है कि अपनी जो रिटायरमेंट के फंड हैं वो सारे जो हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। तो फिर वो आके मेन हेडिंग में लिखता है कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो गुर्बत की लाइन, पॉवर्टी लाइन है, वो उससे नीचे जो लोग हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे तेज़ी से आ रही है। और वो ये भी कहता है कि उन लोगों की भी तादाद में इजाफा हो रहा है जो कि 65 साल यानी रिटायरमेंट के बाद काम करने पर मजबूर हैं। तो ये कुछ बातें डिस्कस की थी मैंने आपसे, तो ये मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, माशाल्लाह हसीबी ने बहुत जी, अच्छी बहुत ही जबरदस्त कर दी माशाल्लाह, समझ आई आज माशाल्लाह। 21st सेंचुरी आज समझ आई है सर। तो वो बच्चे जिन्होंने अपना माइंडसेट जॉब वाला बना लिया है, वो बच्चे जो सुन रहे हैं जिन्होंने अपना माइंडसेट जॉब वाला बना लिया है, तो वो अपना माइंडसेट चेंज करें। जॉब्स में अब फ्यूचर नहीं है, जॉब्स खत्म होने जा रही है। ठीक है, आपने सुना होगा कि गाड़ियां बगैर ड्राइवर के आ रही हैं, ड्राइवर्स की सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अब ड्राइवर्स में बहुत बड़ी तादाद हमारी इम्प्लॉयड है, उबर खत्म हो जाएगी, क्रीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर एक अभी मैसेज आया था कि अमेरिका ने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। तो अब सॉफ्टवेयर बना लिया, तो अब जो वकील से मशवरे आप लेते थे वो सॉफ्टवेयर से मशवरे ले रहे हैं। तो अब वकील का काम खत्म हो गया। तो आगे बहुत स्पीड से चेंजेस आ रही है। तो हमने अपना जो ज़हन है वो एंटरप्रेन्योरल वाला बनाना है, जॉब वाला माइंडसेट अब आगे नहीं चलेगा। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर अंदर 80% से ज्यादा जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बच्चों का हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल आपका ब्राइट हो, रोशन हो, तो आप अपना माइंडसेट जो है वो दुरुस्त करें। ठीक है, आने वाले वक्त में बहुत तेजी के साथ चेंजेस आ रही है। जी अब्दुल्ला को मैं हैंड ओवर करूंगा। जी अब्दुल्ला, कंटिन्यू करें आगे। आगे मैं खुद एक प्रेजेंट करूंगा। आगे तो जैसा कि आपको पता है, मैं बिजनेस स्कूल की एक सीरीज शुरू की है जिसका आज मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। पहले थोड़ा पीछे हम चले जाते हैं, लेक्चर नंबर 2 पे चले जाते हैं, जिसमें हम थॉमस एडिसन के बारे में बात कर रहे थे। एक मिनट में शेयर कर लूँ स्क्रीन। जी अच्छा, थोड़ा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें रॉबर्ट जो होता है, रॉबर्ट जब यंग होता है, वो अपने स्कूल से थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ता था। जैसा कि आपको पता है, थॉमस एडिसन फादर ऑफ बल्ब है, जिसने बल्ब इन्वेंट किया था। तो वो अपने डैड से आके कहता है कि हमने आज ये पढ़ा। तो वो कहता है कि टीचर ने आपको ये बताया कि सिर्फ इन्वेंशन ही उसने की थी और कुछ नहीं किया। तो फिर डैड उसको बताते हैं कि सिर्फ वो इन्वेंटर नहीं था, उसने ना सिर्फ एक इन्वेंशन की थी, बहुत सारे काम किए थे, उससे बढ़ के काम किए थे। तो आगे भी स्टोरी चल रही है, उसको मैं आज कंटिन्यू करूंगा। तो कहता है कि मुझे टीचर्स ने बताया क्यों नहीं, कि ये सब मुझे बताया क्यों नहीं ना। अगर ये मुझे बताते तो मैं ये स्टोरी सुन के ना मुझे बड़ा मजा आता, मैं बोर ना होता ना। तो पहले उसने कहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ ये जब मैंने लेक्चर सुन रहा था टीचर से ये थॉमस एडिसन के बारे में। वो कहता है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है थॉमस एडिसन के बारे में बताने के लिए ना। तो कहता है कि उसका रिच डैड कहता है कि रिच डैड कंटिन्यूस एक्सप्लेनिंग दैट एडिसन वाज सोन बोर्ड ऑफ हिज बिजनेस। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि स्टेशन पे जाके वो कैंडी सेल किया करता था, न्यूज़पेपर सेल किया करता था। वो एक छोटा बिजनेस बनाया था, फिर उसने अपने दोस्तों यारों को, लड़कों को जमा किया, एक सिस्टम सा बनाया था जिससे वो लड़कों को डिफरेंट स्टेशन पे खड़ा कर देता था और उनसे कैंडीज वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह सेल करवाया करता था। तो अब वो इस बिजनेस सिस्टम से वो बोर हो चुका था। अब उसने क्या किया,
अब उसने सीखना शुरू कर दिया सेंडिंग एंड रिसीविंग मोर्स कोड। मोर्स कोड क्या होता है? मोर्स कोड एक टेलीग्राफ होता है जिसमें ये 80s में हुआ करते थे। 1830 और 1830 और 1840 के दरमियान ये टेलीग्राफ बने। टेलीग्राफ असल में है क्या? टेलीग्राफ जिस आजकल हम मैसेज भेजते हैं मोबाइल के जरिए, तो उस वक्त टेलीफोन वगैरह आपको पता नहीं थे, तो वो मैसेजेस टेलीग्राफ के जरिए भेजा करते थे। तो इसके लिए मोर्स कोड रिक्वायर्ड होता था। तो इस तरह के मोर्स कोड्स वगैरह होते हैं। ये ए का डॉट लाइन फिर डिफरेंट है आगे। तो इसमें इसने काम शुरू कर दिया। तो अब ये सीख रहा था टेलीग्राफ मोर्स कोड को, ताकि वो एक जॉब ले सके टेलीग्राफ ऑपरेटर, एज अ ऑपरेटर, टेलीग्राफ ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है मैसेजेस को ना स्टेशन पर। तो ये काम करता रहा ये। तो एक वक्त आया कि ये जो एडिसन था वो एक बेस्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया उसके उधर एरिया का। तो वो उसने फिर सिटी टू सिटी, शहर से शहर ट्रैवल करना लग गया। और क्योंकि इसकी स्किल्स थी इतनी ज्यादा, तो उसकी डिमांड भी थी। तो इसकी इससे इट वाज दैट ही लर्न फ्रॉम बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर। इससे उसने एंटरप्रेन्योरशिप सीखी और ऑपरेटिंग स्किल्स भी सीखी, टेलीग्राफ ऑपरेटिंग स्किल्स, जिसने उसको सपोर्ट दी बिजनेस पर्सन बनने में और एक इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। उसने उसका लाइट बल्ब नहीं इन्वेंट किया था, वो यंगस्टर था उस इन्वेंट करने में उसकी मदद की। तो उस वो रॉबर्ट पूछता है कि हाउ डिड अ बीइंग अ टेलीग्राफ ऑपरेटर हेल्प हिम बिकम अ बेटर बिजनेसमैन। अब टेलीग्राफ वो पूछता है टेलीग्राफ क्यों बना वो है, टेलीग्राफ क्यों बना है? वो उस टेलीग्राफ बन के क्या वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था? उसने रॉबर्ट ने पूछा, कंफ्यूज था। तो क्या क्या कहता है कि रॉबर्ट दोबारा एक क्वेश्चन पूछता है अपने लीडर से कि व्हाट डज दिस स्टोरी हैव टू डू विद मी बिकम रिच। तो एक मुखालफत कर रहा है अपने, जो उसने रिच डैड ने उसको जो बात बताई है उसकी तरह ऑपोजिशन में जा रहा है रॉबर्ट। कि कहता है कि क्या ये स्टोरी मुझे एक बिजनेस मैन या एक अमीर आदमी बना देगी? तो रिच डैड कहता है थोड़ा सा मुझे वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं जिस तरह कि आपने रिच डैड कहते हैं जिस तरह कि तुमने देखा कि थॉमस एडिसन एक इन्वेंटर नहीं था, बहुत बड़े बड़े काम किए इसने। तो एज अ यंग बॉय जब वो एक यंग था तो ही बिकेम अ बिजनेस ओनर। तो वो एक बिजनेस ओनर बन गया। बिजनेस ओनर क्या होता है? तो अगले सेशन या उससे अगले सेशन में हम ना ये बिजनेस ओनर के बारे में बात करेंगे। चार खाने होते हैं जो कि चार खानों में मुश्तमिल होते हैं, चार चीजें। तो आपको हम अगले से अगले सेशन में आपको हम प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। तो कहते हैं दैट ही बिकेम रिच एंड फेमस, की वजह से वो एक अमीर आदमी बना, फेमस बना। तो वो ना स्कूल गया था, ही वाज गेनिंग द बिजनेस स्किल्स, वो स्किल्स सीख रहा था और ताकि वो एक सक्सेस कामयाबी हासिल कर सके, एक रियल वर्ल्ड। तो अब मैं ये यहाँ पे कह रहा है रादर देन गो टू स्कूल। अब ये न समझें कि आप स्कूल ना जाएं, आप बस एक काम करने लग जाए। स्कूल की तालीम जरूरी है, स्कूल के साथ साथ आप अपना काम भी करें। तो मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं कि आप स्कूल ना जाएं। यू आस्क मी व्हाई द रिच गेट रिच। तो रिच डैड पूछता है रॉबर्ट से, क्या तुमने पूछा ना कि रिच डैड वो रिच डैड पूछते हैं कि तुमने मुझसे पूछा कि किस तरह अमीर हुआ जाता है। तो उसने रॉबर्ट ने कहा हाँ मैंने पूछा। तो वो जरा शर्मिंदा शर्मिंदा होके ना उसने सर हिलाया और कहता है हाँ मैंने पूछा था। तो व्हाट मेड हिम फेमस रिलेटिव टू द लाइट बाय वाज एक्सपेंसिव सीरियस एज अ बिजनेस एंड टेलीग्राफ ऑपरेटर। उसके रिच डैड ने बोला कि क्या क्या उसको फेमस लाइट बल्ब की वजह से हुआ फेमस, या उसके पास एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस पर्सन की वजह से हुआ, या टेलीग्राफ ऑपरेटर की वजह से वो फेमस हुआ या रिच हुआ। जब वो टेलीग्राफ ऑपरेटर था उसको ये पता था कि जो उसका इन्वेंटर है टेलीग्राफ का वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उसने एक बिजनेस सिस्टम बनाया हुआ है। उसकी जो लाइंस हैं वो एक प्रॉपर तरीके और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उसने लाइंस बिछाई हुई है वो टेलीग्राफ की। उसने खंबे जो लगाए हुए हैं, पोल्स लगाए हुए हैं, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लगाए हुए हैं। उसके पास स्किल्ड पीपल हैं जो उन स्किलफुल हैं वो सारे पीपल। और एंड रिले स्टेशन से जैसा
आपका कोई मैसेज आता है तो स्टेशन पे जाके आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो वो स्टेशन उनके बहुत ज़्यादा थे और बहुत अच्छे स्टेशन थे। इस वजह से वो एक कामयाब इंसान है। एज यंग मैन थॉमस एडिसन अंडरस्टूड द पावर ऑफ द सिस्टम। जब वो यंग था उसने अब पावर सीख ली, वो जान चुका था कि सिस्टम क्या होता है। तो रॉबर्ट पूछता है अच्छा तो आपका मतलब ये कहने का है कि रिच डैड से कहता है आपका मतलब ये कहने का है तो ही रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द सिस्टम वाज। तो उसको समझ आ गई जी कि सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि सिस्टम एक इन्वेंशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिच डैड नोटेड, हाँ ये सही कह रहे हो तुम। रिच डैड कहता है यू सी मोस्ट पीपल गो टू स्कूल लर्न टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ सिस्टम। वो कहता है, रिच डैड कहता है बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बंदे लोग होते हैं, वो जाते हैं स्कूल और वो एक सिस्टम का एम्प्लॉय बनने बनने जाते हैं। ना कि एक सिस्टम बनाने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक जो उस पिक्चर को, सिस्टम वाली जो पिक्चर होती है उसको मतलब नाकाम ही हो जाते हैं। उनको कोई दिखा ही नहीं पाता, वो पिक्चर नहीं दिखा पाता सिस्टम वाली। और आगे कहता है मोस्ट ओनली सी द वैल्यू ऑफ देयर जॉब बिकॉज दैट इज ऑल दे हैड ट्रेन टू सी। बहुत सारे लोगों, जाहिर सी बात है, वो आपकी एजुकेशन जो बेस है, ईंट जो है वो आपको वो सिस्टम के बारे में नहीं बताई जा रही, जॉब के बारे में बताई जा रही है। तो आपको जॉब भी, जब आप बड़े होंगे तो आपको जॉब ही नजर आएगी। तो यहाँ पे बड़ी फिट और बहुत अच्छी एग्जांपल देता है, कहता है दे सी द ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट। वो दरख्त देखते हैं लेकिन जंगल जो है, फॉरेस्ट है, उनको नहीं देखते। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, फॉरेस्ट जो है सिस्टम है और जो ट्रीज जो हैं वो एम्प्लॉयज है। बहुत अच्छी इधर एग्जांपल दी है। वो कहते हैं बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सिस्टम के लिए काम करते हैं, ना कि वो एक सिस्टम हासिल करें या बनाएं। रिच डैड कहता है ये ऑल द सी इन्वेंशन और द प्रोडक्ट बट नॉट द सिस्टम। ये क्या वो देखते हैं कि अब उसकी बात कर, थॉमस की बात कर रहा है रिच डैड। कहते हैं उसकी सिर्फ उसने इन्वेंशन देखी और उसकी प्रोडक्ट देखी ना सारे लोगों ने, और ना कि उसका कोई सिस्टम देखा। Most people fail to see what really makes the rich rich. बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये देखना वो नाकाम हो जाते हैं कि जो रिच हैं वो अमीर क्यों हो रहे हैं। फिर आखिर में क्वेश्चन पूछता है हाउ दिस अप्लाई टू थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो आखिर में ये जब क्वेश्चन पूछता है तो ये आगे फिर लंबा हो जाता है, तो हमें ख्याल में हम यहाँ पे आज एंड कर देते हैं। तो आगे बहुत इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है जो कि अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आगे हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राम बेल भी आ रहा है, जो टेलीफोन का इन्वेंटर है, उसकी भी आगे स्टोरी है। आगे हमारे पास वो बिल गेट्स की भी स्टोरी है, काफी आगे स्टोरीज हैं, बड़े मजे की, इंटरेस्टिंग। तो अगले सेशन से मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक लंबी है और इसको हम जल्दी खत्म करें ताकि हमें जल्दी समझ आए। तो आज का मेरा ये लेक्चर था। थैंक यू। वेरी जबरदस्त भी। वेरी गुड, अब्दुल्ला भाई मैंने भी करना है। जबरदस्त जबरदस्त। और अब्दुल्ला ये जो आपने अगले अगले लेक्चर का सस्पेंस डाला है ये बहुत अच्छा है और ये ऐसे करना चाहिए हमें ना। तो अगले लेक्चर में वाकई बहुत अच्छी स्टोरीज आ रही हैं। वेल डन वेल डन। आगे कंटिन्यू करें प्लीज। अंकल जी मैंने करना है अभी, एक छोटा सा टॉपिक है। हेलो शफात भी आप कह रहे हैं? मैं कौन बोल कह रहा रहे हूँ हैं? हमाद अबू के मोबाइल से। अच्छा हमाद। तो अभी अब्दुर्रहमान भाई हैं, उनके बाद आप कर लें। चलें कर लें फिर मैं कर लें। अब्दुर्रहमान कर लें तो उसके बाद आप कर ले कर लीजिए। गुड हो गया जी। आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। जी आ रही है। जी आ रही है।
तो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बोनसाई के ऊपर थी और इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो उसके बाद लेक्चर के बाद जो टीपू जो भाई है उन्होंने हमें कहा था कि ये इसकी जो है थोड़े टिप्स भी दें ताकि हम भी ट्राई करें। आपको बताया था कि पिछली में कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसकी ऐसी ऐसी एग्जाम है कि ये जो है कोई आम बंदा जो है ना इसको खरीद नहीं सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और ऐसे ऐसे दुनिया में है बोनसाई के इनकी जो है कीमत भी कोई नहीं दे सकता, ना कोई बेचता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में कैसे बोनसाई एक ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटरिंग के ऊपर। तो ये जो ट्री होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसकी जो अगर आप वाटरिंग नहीं सही करेंगे और इसको अगर आप एक या दो दिन भी नहीं करेंगे ये सूख भी सकता है। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये माहौल के साथ काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होता है। काफ़ी जो है ना ये आपके मतलब आप इसको अगर एक दिन भी जो है ना ज़्यादा पानी दे देंगे ये जो है ना सूख भी सकता है। अच्छा यही वजह है इसकी एक्सपेंसिव क्योंकि इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। अच्छा अगला हम बात करेंगे इसकी वो मिट्टी के ऊपर जो इसकी जो होती है सॉइल वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ओरिजिनली नेचुरल जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल सिर्फ हो सकते हैं, मतलब कोई केमिकल्स या कोई प्रोसेस जो होती है इसके चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि ये नेचुरल है और ये जो ना नेचर के साथ जो ना अट्रैक्ट करती है। तो फिर हम बात करेंगे पोरस पोरस जो आप होल देख सकते हैं इसको कहते हैं पोरस। तो पोरस जो होता है वो ट्री के लिए इस पे काम आती है क्योंकि इसमें जो है ना जो छोटे होल्स होते हैं ये इस तरह के जो है ना आप वॉशरूम में भी यूज करते हैं। जो होता है ये फतर कहते हैं इसको, मैल उतारने के लिए होता है जो वो है ये। और ये काफी जो है ना इसके अंदर पानी स्टोर रहता है और ये जो ना जो पतली जड़ें होती हैं वो उसके अंदर वो अपना जो है ना ग्रिप पकड़ लेती है, अपनी ग्रिप बना लेती हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम गुड वाटर रिटेंशन। अच्छा तो गुड वाटर रिटेंशन यानी रिटेंशन यानी उसके अंदर जो स्टोरेज होगी वाटर की वो ज्यादा होगी। रिटेंशन मॉइस्चर है, गुड वाटर रिटेंशन मतलब अगर आप पानी देते हो उसके अंदर स्टोर रहे। तो फिर है गुड ड्रेनेज, अगर आप पानी दें तो उसके जो है ना ड्रेनेज होल से जो ना पानी फौरन निकल जाए, वरना अगर वो खड़ा रहेगा उसकी जो ना जड़ें रॉटिंग भी हो सकती है यानी गल भी सकती है। फिर है गुड एरेशन। एरेशन यानी मॉइस्चर है उसके अंदर और इसके अंदर जो है ना फर्टिलिटी रहे, इसको एरेशन कहते हैं और ये इसके लिए बेसिक चीज है। फिर नॉट इजी ब्रेक डाउन मतलब इतनी नरम ना हो, मतलब इतनी हो कि उसके अंदर जड़ें फैल जाए, इतनी कोई सख्त ना हो सिमट की तरह सख्त ना हो, इतनी हो कि वो उसके अंदर जड़ें फैल जाए। फिर न्यूट्रल पीएच पीएच लेवल जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में ये आपको बताऊंगा कि जो आप अपनी जो बोन्स ये जो अपनी जो ये गार्डन और ये जो अपना पॉट मिक्स होता है अगर आपने इसका पीएच लेवल चेक करना है तो आपको इस मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो अब हम बात करेंगे उसका पॉट के बारे में, मतलब इसका गमला जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका गमला काफी स्पेशल होता है, आप देख सकते हैं ये होता है चौड़ा है और मतलब इसकी 1 से 2 इंच तक ना इसकी वो गहराई होती है और काफी चौड़ा होता है ये, ना ज्यादा इसकी गहराई होती है और ज्यादा ये ना ये वाइड होता है। फिर हम इसके बारे कटिंग के बारे में बात करेंगे, जो सबसे जो मेन चीज है ग्राफ्टिंग और कटिंग। कटिंग यानी ब्रांचेस को कट करना, ये ब्रांचेस को टाइम पे कट करना जो आपको नहीं चाहिए। ये जो ना कटिंग ये एक्सपीरियंस से ही होता है, ये आप फौरन नहीं सीख सकते। कटिंग जो है ना बोनसाई की जो होती है ना मेन चीज है और इससे जो आप बोनसाई को अपना और लुक दे सकते हैं। अच्छा फिर बात करेंगे हम उसकी रूट प्रूनिंग मतलब जड़ों का काटना, मतलब जड़ों इसलिए काटते हैं ताकि ये मैच्योर रहे। जड़ों काट इसलिए काटते हैं क्योंकि ये जो ना जब आप रूट प्रूनिंग करते हैं तब आपका जो ट्री होता है, जब आपकी ट्री की ज्यादा लंबी रूट्स होती है तो वो मैच्योर नहीं रहता और वो और ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो रूट प्रूनिंग इसलिए करते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। अब आज का बस मेरा लेक्चर इतना ही था, होप आपको पसंद आया होगा और अगले लेक्चर में आपसे जो है ना मैं बताऊंगा कि रूट प्रूनिंग किस तरह वो ये पीएच लेवल आप अपने
खेत का और गार्डन का किस तरह आप जो है ना पीस लेवल चेक कर सकते हो। आज की मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही यही जबरदस्त थी। माशाल्लाह। होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सेशन में अगले अच्छा अब लेक्चर। आगे हमाद भाई आपने जी कहा था। जी जी मैं हमाद भाई आप शुरू करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा वालेकुम टॉपिक अस्सलाम भाई। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है इस्लामी टॉपिक फिरका प्रस्ती, फिरका वारियत। फिरका वारियत इसके आवाज नहीं आ रही? आ रही हेलो, है। आवाज आ रही है। आ रही है? जी जी फिरका प्रस्ती के 3 मायने हैं। गिरोह, तबकात। गिरोह का इंग्लिश मीनिंग में गिरोह ही होता है, और तबकात का डोमिनेशनलिज्म। फिरका प्रस्ती दो लोग आजकल ये माशरे में बहुत आम है कि लोग फिरका प्रस्ती आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जितने भी अहकामात फरमाए, इनमें फिरका प्रस्ती के बारे में बहुत ही वाज़ह तौर पर हमें फिरका प्रस्ती से बाज रहने का हुक्म दिया गया और इसके नताइज से भी खबरदार कर दिया गया। सुबहान अल्लाह ताला ने फिरका वारियत के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम सब अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान पाक को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरका फिरका ना हो जाना। सूरत आल इमरान आयत नंबर 103। बेशक अल्लाह ताला की रस्सी हमारे लिए जरिया निजात है। बाकी तमाम फिरका प्रस्ती की रस्सियाँ जो बजाय बहुत खूबसूरत और खुशनुमा नजर आती हैं, हमारे लिए फांसी का फंदा साबित होंगी। इसकी मिसाल इस एक मछली की है जो कि शिकारी के कांटे पर लगे हुए गोश्त को तो देखती है और इसे खा लेती है, मगर इसी गोश्त के नीचे लगा हुआ कांटा उसकी हिलाकत का सबब बनता है। मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान पाक को सिर्फ बरकत की नीयत से खूबसूरत गलाफों में रखना ही काफ़ी नहीं है और ना ही सवाब की नीयत से रटे हुए अंदाज में पढ़ना ही काफ़ी है, बल्कि कुरान पाक का तो हक ये है कि हम कुरान पाक की एक एक आयत को समझ कर पढ़ें और अपना मुआवजा करें कि अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ की और जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह गफूर रहीम से माफ़ी मांग कर आइंदा के लिए अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कोई काम करने का अहदा ना करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर अपने बंदों से फिरका वारियत से दूर रहने के अहकामात फरमाए हैं। तर्जुमा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ना हो जाना इन लोगों की तरह जिन्होंने रोशन दलीलें आ जाने के बावजूद इख्तलाफ किया और फिरका फिरका हो गए, इनके लिए बड़ा अजाब है। और एक और हदीस एक और जगह इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते रहो, आपस में तनाज़ा ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा खड़ी हो जाएगी। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 46। तो आज के लिए मेरा टॉपिक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। बड़ा जबरदस्त जी माशाल्लाह। यकीन नहीं करने बल्कि ये इस्लामी ये बहुत ही जबरदस्त जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हमारे आज के आखिरी प्रेजेंटर माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी our last presenter but not the least, राना इब्राहिम तारिक। तो आज ये चिकन लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे। तो आप इमरान, आप रेडी हैं? आज आपको जा रहा हूँ चिकन की लाइफ के बारे में। बारे में तो ये आपको ये लाइफ साइकिल नजर आ रहे हैं।
इसमें सबसे पहले बनता है एग, उसके बाद एम्ब्रोयो बनते हैं, फिर हैचिंग होती है चिक की, फिर चिक निकलते हैं एग से, और फिर ये अडल्ट से इस तरह चलता रहता है। ये हमने घर में भी बहुत दफा ट्राई किया है, बहुत दफा कामयाब हुआ है, पर मुर्गियां वो बड़े होकर मर जाती है। वो एग्स है टू बी केप्ट वार्म, एग्स को हमने गरम रखना होता है, मुर्गी इस तरह टेम्परेचर दे सकती है। हमने बड़ी मुश्किल से एक निकाला था हीट से। So one of bird sits on them. Soon the baby bird hatch. जो फीमेल बर्ड होती है वो उस पे बैठती है और जल्दी वो निकल आते हैं बच्चे। They are usually blind and pale. वो जो होते हैं ब्लाइंड होते हैं, वो कुछ सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। They have to be fed by the other bird. जो इनके अम्मी अब्बू होते हैं वो इन्हें सिर्फ फीड कर सकते हैं, और अगर करनी है तो फिर इसके लिए स्पेशल कोई चीज होती है। When the baby bird have grown feathers and are strong enough, fly. जब बेबी बर्ड ग्रो हो जाते हैं और फेदर्स निकल जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाता है फ्लाई करने के लिए, तो वो अपना नेस्ट लीव कर देते हैं। बस आज का यही था मेरा टॉपिक। मोहम्मद इब्राहिम, राना मोहम्मद इब्राहिम ने बहुत प्यारी वेरी गुड, वेल डन, अच्छी थी प्रेजेंटेशन।